हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंटिन्यूअसली राजस्थान के अंदर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। ये क्लासेस उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहेगी जो भी विद्यार्थी एलडीसी, ग्राम सेवक, पटवारी, कांस्टेबल, आरएएस या इसके अलावा जो भी एग्जाम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन दे रखा है, उन सभी के लिए ये उपयोगी रहेगी। विशेष रूप से ये क्लासेस उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जो एलडीसी और आरएएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यह क्लासेस आरएएस एग्जाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट नोट्स उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए गए हैं। अब बात करते हैं प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी की। इससे पहले मैं आप लोगों को जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं आज, क्योंकि हमने जो है काफी क्लासेस ले रखी है, ऑलरेडी 6 क्लासेस अपनी हो चुकी है, जिसमें अपन ने अंतरिक्ष अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कारमन रेखा के बारे में समझा था। उसके बाद में उपग्रह के बारे में समझा कि उपग्रह होते क्या हैं। उसके बाद उपग्रह के जो भी भाग है, जैसे ट्रांसपॉन्डर है, तरल ईंधन और मोटर है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, कंप्यूटर है, नित बार यानी पेलोड है, उसके बारे में समझा। इसके बाद अपन ने समझा कि जो कक्षाएं हैं जहां पर आपके उपग्रह घूमते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, कक्षाएं कहते हैं। खगोलीय पिंड के चारों ओर का काल्पनिक जो वर्ताकार पथ है उसे, ठीक है। फिर कक्षाओं के अंतर्गत अपन ने समझा कि उपग्रह की कक्षाओं को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला, खगोलीय पिंड का जो आधार, खगोलीय पिंड कौन सा है उसके आधार पर। दूसरा है ऊंचाई के आधार पर। तीसरा है झुकाव कोण और उसकी आकृति क्या है उसके आधार पर। खगोलीय पिंड के आधार पर मैंने कक्षाएं बताई थी: भू केंद्रित कक्षा, सूर्य केंद्रित कक्षा, चंद्र कक्षा, मंगल कक्षा। ऊंचाई के आधार पर बताई है निम्न भू कक्षा, मध्यम भू कक्षा, उच्च भू कक्षा। इसके बाद में झुकाव कोण और आकृति के आधार पर बताई थी ध्रुवीय कक्षा, भू स्थैतिक कक्षा और भू तुल्यकालिक कक्षा और सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, ठीक है। इसके बाद में विशेष 3 कक्षाएं अलग से मैंने बताई थी, जैसे कि एक है भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। इसके बाद में एक बताई थी हॉर्डमन स्थानांतरण कक्षा, एक बताई थी ग्रेवियार्ड कक्षा, ठीक है, जिसमें मैंने बता रखा था कि इसके अंदर किसमें क्या होता है, कौन सी ऊंचाई पर है, सब कुछ डिटेल में बता दिया था। फिर मैंने बताया था कि इन कक्षाओं तक अगर हमें उपग्रह को पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें उपग्रह को जो है आगे की ओर बढ़ाने वाली एक शक्ति या एक ऊर्जा की जरूरत होगी, और जिसे हम प्रणोदक कहते हैं यानी प्रोपेलेंट कहते हैं। प्रणोदक जो है वो बेसिकली एक ईंधन का काम करता है किसी भी उपग्रह में, लेकिन इसे ईंधन न कहकर प्रणोदक कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ऑक्सीकारक और मिलाया जाता है, और उसके बाद में ईंधन और ऑक्सीकारक दोनों मिल करके प्रणोदक कहलाते हैं। और यह प्रणोदक जो है क्या कार्य करता है, तो जो हमारा रॉकेट है, हमारा उपग्रह है, उसे क्या करता है, आगे की ओर धकेलने का कार्य करता है, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें पीछे की तरफ एक धुआं या गर्म गैस निकलती है, तो उसके विपरीत दिशा में यानी आगे की ओर यह उपग्रह बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी पूरा प्रोसेस और डायग्राम के माध्यम से सब कुछ समझा दिया था। ये प्रणोदक 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि ठोस प्रणोदक होते हैं, आपके द्रव प्रणोदक और क्रायोजेनिक चरण, ठीक है। ठोस के अंदर मैंने बताया था ईंधन कौन सी लेते हैं, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन एचटीबीपी, और ऑक्सीकारक रहते हैं अमोनियम परक्लोरेट, ठीक है, परक्लोरेट। द्रव प्रणोदक में निम्न चरण और ऊपरी चरण, 2 चरण होते हैं, जिसमें ऊपरी चरण में अपने ईंधन होता है मोनोमेथिल हाइड्रोजन एमएमएच, और आपका ऑक्सीकारक होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। निम्न चरण में ईंधन होती है असम्मित डाई मेथिल हाइड्रोजन, ऑक्सीकारक होता है नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। इसके बाद में क्रायोजेनिक चरण के अंदर द्रव हाइड्रोजन और ऑक्सीकारक होता है द्रव ऑक्सीजन, ठीक है। भारत छठा देश है जिसने ये क्रायोजेनिक इंजन तैयार किए हैं, और अभी तक का सबसे जो ताकतवर या शक्तिशाली इंजन है वो है CE-20 यानी क्रायोजेनिक 20, और वो भारत ने विकसित किया है, ठीक है, 2014 के अंदर। ये जो 20 और एक है CE 7.5, तो ये जो 7.5 और 20 संख्या है, इसका मतलब है कि कितने टन ईंधन को ले जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्रायोजेनिक ईंधन को इंजन को बनाने के लिए जो आपने चुनौतियां हैं, इसके लाभ है, उनके बारे में बताया था। इसके बाद में अपने आ जाता है उपग्रहों के प्रकार, ठीक है।
उपग्रहों की कक्षाएं पढ़ी, उसको पहुंचाने के तरीके पढ़े, उनके प्रकार पढ़े, और अब पढ़ेंगे उपग्रहों के प्रकार। उपग्रहों के प्रकार के अंतर्गत मैंने 4 प्रकार बताए थे: सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, संचार उपग्रह, नौवहन उपग्रह, अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह। ठीक है। इसके बाद में सभी चारों उपग्रहों के बारे में समझा था। सुदूर संवेदी उपग्रह क्या होते हैं, इनका प्रोसेस क्या है, कौन कौन से हैं, कितनी पीढ़ी में विकसित हुए, और अभी वर्तमान में कितने संचालित है, ये सब चीजें बता दी थी। फिर अपन ने पढ़ा संचार उपग्रह, जिसके अंदर मैंने बताया था कि ये कम्युनिकेशन में काम आते हैं, इसके कितने उपयोग हैं, इसमें अभी कौन कौन से हैं, भारत ने कौन कौन से छोड़ रखे हैं, इसके बारे में। इसके बाद आ जाते हैं थर्ड नंबर पर नौवहन उपग्रह या नाविक उपग्रह, जिसके ऊपर बेस्ड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है 2 बार। मैंने बताया था 2018 में भी आया, 2023 में भी आया, और जो 2023 में आया था वो सीईटी वगैरह एग्जाम्स में भी आ चुका है। ठीक है। इसके बाद अपन ने पूरा विश्व के अंदर जो प्रमुख नौवहन तंत्र है उनके बारे में समझा, जैसे कि जीपीएस है यूएसए का, ग्लोनास है रशिया का, गैलीलियो है यूरोप का, बेडू या जिसे अपन कंपास कहते हैं वो चाइना का है, रीजनल में नाविक अपने इंडिया का है, और QZSS ये है अपने जापान का। ठीक है। जीपीएस के बारे में पूरा समझा था, नाविक के बारे में पूरा समझा। मैंने बताया था 8 उपग्रहों में से 3 भू स्थिर कक्षा में है, 5 भूतुल्यकालिक में है। पहला कब छोड़ा? जुलाई 2013 में। 8वां उपग्रह अप्रैल 2018 में। और अब नेविगेशन के जो दूसरी पीढ़ी के सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं उनका नाम है एनवीएस, और NVS-01 जो है वो छोड़ दिया गया है 29 मई 2023 को, और उसकी पूरी डिटेल मैंने बता दी थी। इसके बाद आ जाता है कि जो ये जीपीएस वगैरह से जो हमें संकेत मिलते हैं, जो आंकड़े मिलते हैं, उनको और ज़्यादा संवर्धित करने के लिए अपन ने एक सिस्टम डेवलप्ड किया है, और वो है गगन, जीपीएस एडेड जियो एग्यूमेटेड नेविगेशन सिस्टम, जिसे इंडिया के अंदर इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया है उसके द्वारा डेवलप किया गया है, और ये जो है सक्रिय हो चुका है मई 2015 से। इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको समझा दी थी, डायग्राम समेत, आप देख लीजिएगा। और अपने जैसे इंडिया का गगन है उसी प्रकार से अमेरिका का वास है, यूरोप का इग्नोस है, जापान का मसास है। ठीक है। चौथा देश भारत ही है जिसने ये डेवलप किया अभी तक। इसके बाद क्वेश्चंस बताए थे और गगन के लाभ बता दिए थे। उसके बाद में आ जाता है अंतरिक्ष विज्ञान उपग्रह, जो अंतरिक्ष के अंदर जाकर के स्टडी के लिए अपने काम आने वाले जो उपग्रह हैं उनके बारे में। तो फ्लाई बाय मिशन होता है एक, जो पास से गुजरेगा, ऑर्बिटर होता है जो उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, लैंडर होता है जो उसकी सतह पर उतरता है, रोवर होता है जो कि उसके सतह के अंदर, मतलब उसके खगोलीय पिंड के अंदर जाकर के सतह पर घूमते हुए सूचना एकत्रित करता है। और वो कौन सा छोड़ा गया था? तो मंगल ग्रह के लिए छोड़ा गया है नासा के द्वारा क्यूरियोसिटी रोवर। ठीक है। अब ये सब उपग्रह वगैरह तो छोड़ दिए गए, हम समझ गए, लेकिन इन उपग्रहों को छोड़ने के लिए ऊपर तक जो लेकर के जाता है, या जो व्हीकल इनको आगे लेकर के जाएगा, उसे अपन क्या कहते हैं? मैंने कल समझाया था, प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी कहते हैं। और आज हम यही समझने वाले हैं कि जो ये प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी है इसके अंतर्गत क्या आता है, किस किस प्रकार के अभी तक हमने प्रक्षेपण यान यानी कि लॉन्च व्हीकल्स डेवलप कर लिए हैं, और जो अभी हाल में डेवलप किए जा रहे हैं उनमें क्या अंतर है, क्या नई टेक्नोलॉजीज आ रही है। और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आरएएस मेंस के अंदर, आरएएस एग्जाम का जो मेंस होगा उसके अंदर इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएसएलवी और जीएसएलवी के अंदर अंतर बताइए। और जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देख लीजिए कि ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आप सभी विद्यार्थियों के लिए प्री के साथ साथ मेंस एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और एलडीसी के विद्यार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, प्रक्षेपण यान जो है उसे छोड़ने से पहले कहाँ से प्रक्षेपण यान को छोड़ना चाहिए, उसकी जगह को सुनिश्चित करने के लिए भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हम जो प्रक्षेपण स्थल ले रहे हैं उसका हमें क्या क्या ध्यान रखना है, उस चीज वहाँ की स्थली जो आपकी स्थिति है वस्तु की, वो आपकी जगह कैसी होनी चाहिए, क्या क्या वहाँ पर सुविधाएं होनी चाहिए, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं पहले। क्योंकि हमें जो है कोई छोटी-मोटी चीज़ को नहीं चालू करना है, या कोई बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन नहीं बनाना है कि हम कहीं पर भी बना देंगे। हमें छोड़ना है एक प्रक्षेपण यान, और प्रक्षेपण यान बहुत बड़ा होता है। साथ ही साथ अगर ये वापस से लौट करके इंडिया के ऊपर ही या किसी ऐसी जगह पर जहाँ इंसान रहते हो वहाँ गिर जाए, तो बहुत बड़ा नुकसान भी इससे हो सकता है, और जनहानि भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसलिए ठीक है, तो हम जो है इसको पहले प्रक्षेपण स्थल का चुनाव करने के लिए किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो पहला पॉइंट आ जाता है
प्रक्षेपण स्थल को भूमध्य रेखा के निकट रखा जाता है। हमेशा कौन सी रेखा के निकट रखा जाता है? भूमध्य रेखा के निकट रखा जाता है। और जिससे क्या होता है कि भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा में उपग्रह को प्रवेश कराने में कम ऊर्जा खर्च होती है। तो प्रक्षेपण स्थल को हम भूमध्य रेखा के निकट क्यों रखते हैं? हम भूमध्य रेखा के निकट अगर प्रक्षेपण स्थल को रखेंगे तो जो भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा है उसके अंदर उपग्रह को अगर प्रवेश करवाना है तो हम कम ऊर्जा के अंदर ही आसानी से उसके अंदर उसको स्थानांतरित कर सकते हैं। इसलिए इसके बाद में प्रक्षेपण स्थल जो है वो हमें आबादी वाले क्षेत्रों से दूर या फिर समुद्र तट के समीप रखना चाहिए। और इसीलिए आप लोग सभी जानते हो कि जो आंध्र प्रदेश के अंदर श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो बिल्कुल ही जो है आपके समुद्रों के पास में बनाया गया है। उसका रीजन ये है कि अगर बाय चांस ये सैटेलाइट ऊपर जाते हुए ये प्रक्षेपण यान वापस किसी कारण से नीचे गिरे तो वो पानी में गिरे तो उससे जो हानि है वो बहुत ही कम हो। और आबादी के क्षेत्र से जितना दूर होगा उतनी ही जनहानि कम होने के पूरे पूरे चांस है। ठीक है। और दूसरा कि अगर समुद्र तट के निकट है तो जो मलबा वगैरह होगा वो कहीं पर भी किसी प्रकार का लोगों के संपर्क में नहीं आएगा, वो सीधा ही समुद्र के अंदर नीचे चला जाएगा। तो उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। समझ में आ गई बात। और तीसरा पॉइंट आ जाता है उपग्रहों को पूर्व की तरफ ही प्रक्षेपित किया जाता है। ये भी चीज ध्यान रखना कि उपग्रह को जो छोड़ा जाता है वो पूर्व दिशा की ओर ही छोड़ा जाता है। और ये पूर्व दिशा की ओर क्यों छोड़ा जाता है इसका रीजन समझना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए कि जब हम उपग्रह को पूर्व दिशा की ओर छोड़ते हैं तो वे फिर क्या होता है कि जो पृथ्वी की गति है उसको ग्रहण कर लेते हैं और वो उपग्रह शांति से और सीधे से और कम फोर्स के अंदर आगे की ओर बढ़ता रहता है। अन्यथा इसको जो है एक्स्ट्रा फोर्स और एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होगी। और वो तो हम कब दे सकते हैं? जब हम उसके अंदर और ज्यादा ईंधन या प्रणोदक लगाएं। और हमें तो उसको हल्का करना है इसलिए हम उसके अंदर प्रणोदक इतना ही लगाते हैं कि वो निश्चित कक्षा तक पहुंच जाए और वहां जाकर के घूम सके। ठीक है। तो इसलिए हमें उपग्रहों को पूर्व की तरफ प्रक्षेपित करना चाहिए ताकि देखो हमें पता ही होगा कि ये सपोज करिए हमारी पृथ्वी है तो ये पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। और जब आप इसको भी पूर्व की तरफ छोड़ोगे तो ये उपग्रह इस दिशा में अटैच होकर के ये ऐसे ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा। अन्यथा पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने के लिए इसको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होगी। ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट को आप याद रखिएगा क्योंकि ये सीधा सीधा आ सकता है कि प्रक्षेपण स्थल का चुनाव करते वक्त निम्न कितनी बातों का ध्यान रखना चाहिए या कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन कौन सी बातें? तो ये 3-4 बातें हैं, इनको याद रखना आप। ठीक है। चलिए फिर आ जाता है कि जो हमारा ये प्रक्षेपण यान है ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम के आधार पर कार्य करता है। ये पॉइंट मैं पहले ही समझा चुका हूं जब प्रणोदक के बारे में बताया था। तो मैंने आपको बताया था, देखो ये रहा डायग्राम जैसे। तो ये हमारा जैसे पीएसएलवी है, अभी इसको पीएसएलवी क्या है वो आगे देखेंगे, पर अभी सिर्फ ये है सैटेलाइट। जब ये छोड़ा जाएगा तो क्या होगा कि इसमें नीचे की तरफ ऐसे पूरा गर्म गैस निकलेगी, बहुत खतरनाक, बहुत फास्ट, इतनी धुआं निकलता बहुत जबरदस्त। उसके प्रेशर से ये जब नीचे फोर्स लगाता है तो ये ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट करता है। इसलिए ये जो हमारे प्रक्षेपण यान है ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार गति करते हैं। ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलो फिर बात करते हैं अपने अब आगे की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि प्रणोदक का चुनाव उनकी प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता, उनका आयतन, उनके संग्रहण को किस प्रकार से किया जा सकता है, संग्रहण की विधि तथा परिवहन की सुविधा के आधार पर किया जाता है। तो जो प्रणोदक है, जो ईंधन है, उसका चुनाव आप जो है ऐसे ही मुंह उठा करके किसी भी ईंधन को नहीं लेते हो। उसके बारे में वैज्ञानिक हमारे भारत के बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसका प्रति इकाई द्रव्यमान कितनी ऊर्जा दे सकता है ये पता लगाते हैं और उसका आयतन
जो है कितना है, मतलब कितने मतलब जगह के अंदर इसको रखा जा सकता है ज्यादा से ज्यादा, और इसके संग्रहण करने की कितनी विधियां हैं या कौन सी विधि है, वो जो बेस्ट विधि होती है उसको सेलेक्ट किया जाता है। और परिवहन की सुविधा, यानी कि वो जो है ऐसा नहीं हो कि जैसलमेर के अंदर बन रहा हो, मान लिया ईंधन जो है जैसलमेर के अंदर वो अथाह भंडार में उपस्थित है, लेकिन उसको जैसलमेर से आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। तो फिर ऐसे ईंधन कोई काम का नहीं है, वो अथाह भंडार में उपस्थित है तो भी अपने काम नहीं आएगा। यानी वो परिवहन की सुविधा के आधार पर हम जो है चीजों को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो, तो ये तो वैसे बस सिंपल सा याद रखने वाली बात है। ये है आपका बेसिकली प्रक्षेपण यान, जिसे अपन पीएसएलवी कह रहे हैं। अभी आगे समझेंगे कि पीएसएलवी क्या है, जीएसएलवी क्या है, एसएलवी क्या है, एएसएलवी क्या है, आरएलवी क्या है। ठीक है, पर ये इस टाइप का आपका दिखता है और इसके जो है अलग अलग भाग है। बेसिकली अगर इंपॉर्टेंट बात की जाए तो इसमें 4 चरणों में है जो ये टूटता रहता है। जैसे देखो ये जो लगे हुए हैं ना छोटे छोटे से रॉकेट्स, ये निकल जाते हैं बाद में, फिर ये भाग दूर हो जाता है, फिर ये भाग दूर होता है, फिर ये भाग दूर होता है। बेसिकली केवल और केवल ऊपर तो जाता है ये वाला भाग, ठीक है, अंतरिक्ष के अंदर केवल ये वाला भाग जाता है, और वहां जाकर के भी जो ये ऊपर वाला पूरा ये कोटेड होता है, ये तो खुल जाता है, ये पूरा ऐसे खुलता है। ठीक है, और केवल जो इसके अंदर जो उपग्रह होता है वो केवल इस आकार का होता है, मैंने आपको उपग्रह का आकार बताया ही है, इस प्रकार का होता है। वो फिर जो है आपका सैटेलाइट घूमता रहता है, जो भी आपने जिस भी मकसद से भेजा था है उस खगोलीय पिंड के चारों ओर। समझ में आ गई बात? ये उपग्रह ऐसे कैसे पूरा वैसे ये पूरा उपग्रह नहीं है और ये वहां जाकर के नहीं घूमेगा, ये तो केवल एक ले जाने के लिए अलग अलग स्टेप्स में इसको आगे पहुंचाया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट इसको हम उपग्रह को नहीं भेज सकते इसलिए। चलो, अभी मैं आपको आगे एक एक टाइप बता दूंगा, है ना, क्लियर करूंगा। चलो, फिर आ जाता है आपके कि जो भारत के अंदर है उपग्रह प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम को 5 चरणों में, कितने चरणों में, 5 चरणों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जिसके अंदर सबसे पहला कार्यक्रम है एसएलवी, जिसे अपन कहते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दूसरा है एएसएलवी, जिसे अपन एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कह सकते हैं, एग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कह सकते हैं। बेसिकली एसएलवी का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन था। फिर बाद में आ जाता है पीएसएलवी और जीएसएलवी, तो ये जियो सिंक्रोनस और ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इनके बारे में अपन अभी आगे बात कर रहे हैं। और आरएलवी जिसे रीयूजेबल जो लॉन्च व्हीकल्स है उनकी बात कर रहा है। ठीक है, इन पांचों विकास कार्यक्रमों के बारे में अपन आसानी से और बहुत ही सिंपल सिंपल शब्दों में और विथ डायग्राम्स समझने वाले हैं। ठीक, चलो, अब सबसे पहले बात करते हैं एसएलवी के बारे में। जो भी चीजें बता रहा हूं वो याद रखना, क्योंकि देखो पीएसएलवी और जीएसएलवी का अंतर आ चुका है। हो सकता है कि एसएलवी और एएसएलवी में पूछ लेवे, हो सकता है जीएसएलवी और आरएलवी में अंतर पूछ लेवे, या किसी भी प्रकार से आपसे व्याख्या भी करवाई जा सकती है। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है ना कि 3-4 वैज्ञानिकों के नाम दे दिए थे और कहा था कि निम्न जो वैज्ञानिकों के नाम दे रखे हैं, इन वैज्ञानिकों का भारत के अंदर किस क्षेत्र में क्या योगदान है, इनका वर्णन करिए। तो यह इसी प्रकार से आपके आ सकता है कि उपग्रह प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम के 5 चरणों का वर्णन कीजिए। तो आपको वहां एसएलवी, एएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी, आरएलवी सभी के बारे में लिख कर आना होगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला आ जाता है अपने एसएलवी, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये प्रथम पीढ़ी के जो है प्रक्षेपण यान है, यानी सबसे पहले जो प्रक्षेपण यान तैयार हुए थे उन्हीं को अपन ने एसएलवी नाम दे दिया था। ठीक है, ये रहे आपके एसएलवी, जो केवल और केवल ऐसे डंडे जैसे होते थे, मतलब ये बहुत मोटे हैं, पर ऐसे इनके साइड में या इधर उधर कुछ भी नहीं लगा होता था, बस ये एकदम सिंपल सीधे सीधे से होते थे। ये है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और इनको ऐसे लॉन्च किया जाता था। ठीक है, 1979 में किया गया परीक्षण जो है असफल रहा था। फिर बाद में अपन ने 1980 में परीक्षण किया, तब जाते अपना पहला सफल परीक्षण रहा था किसका, जो लॉन्च व्हीकल्स है उनका, यानी प्रक्षेपण यान का। ठीक है, तो एसएलवी जो है वो प्रथम पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। 1979 में किया गया परीक्षण असफल रहा, 1980 में किया गया परीक्षण सफल रहा था। मैं आपको बता दूं कि आपके दिमाग में आ सकता है हमें डेट याद क्यों करनी है या हम सफल असफल इनके बारे में क्यों जाने, पर आरएएस एग्जाम के अंदर
एक क्वेश्चन आया था कि एक तरफ आपके जो भी सैटेलाइट्स हैं उनके नाम दे दिए थे और दूसरी तरफ जो है उनके असफल होने की डेट दे रखी थी और क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा सैटेलाइट कब असफल हुआ है, मिलान करिए। अब सोच लीजिए और वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने ला करके रखूंगा, तब आपको क्लियर होगा और वो सब चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, चलो। इसमें जो है 4 चरण है और वो भी ठोस चरण है। कैसे है? 4 चरण है और ठोस चरण है, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। फिर इसके अंदर 40 किलोग्राम वर्ग के नित भारों को निम्न कक्षा में स्थापित करने की क्षमता थी या सक्षम था। यानी कि ये जो है 40 किलोग्राम के जो आपके सैटेलाइट्स वगैरह है, 40 किलोग्राम, केवल 40 किलोग्राम इतना ही भार जो है ये सैटेलाइट पहले ले जा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो था वो ले जा सकता था और वो भी कहाँ तक? केवल और केवल निम्न भू कक्षा तक ले जाने में सक्षम था। ठीक है। फिर 18 जुलाई 1980 को, कब? 18 जुलाई 1980 को, और आपको पता होगा 13 जुलाई 1900 नहीं 13 जुलाई 2023 के अंदर अभी जो है आपके आने वाली 13 तारीख को एक और सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है। बहुत बड़ा सैटेलाइट है जिसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझा दूंगा। तो 18 जुलाई 1980 को सार केंद्र, सार यानी इसी का नाम है क्या आपका? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, पहले इसे सार के नाम से जाना जाता था। तो इस केंद्र से श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से उपग्रह प्रमोचन यान 3 SLV-3 के सफल प्रमोचन द्वारा रोहिणी उपग्रह, जिसे RS-1 कह रहे हैं, को कक्षा में स्थापित किया। यानी कि 18 जुलाई को जो है हमने 1980 के अंदर श्रीहरिकोटा से SLV-3 को छोड़ा और वो भी ये किस उपग्रह के लिए? तो रोहिणी सीरीज के RS-1 उपग्रह को जो है हमने इसी सैटेलाइट के माध्यम से या इसी लॉन्च व्हीकल के माध्यम से छोड़ा था। ठीक है, तो ये याद रखना। और जो ये SLV है इसके विकास के लिए हमारे जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? तो भारत के युवाओं के आप कह सकते हैं मॉडल, रोल मॉडल या कह सकते हैं आइडियल पर्सन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, जिन्होंने बहुत ही गरीब परिस्थिति से निकल करके बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। बहुत ही बड़ी उपलब्धि, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। और बड़ी बात इनके लिए ये है कि ये जो छोटे मोटे एग्जाम दिए थे जैसे NDA CDS जैसे, इनमें ये सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, तो इन्होंने सोचा था कि मेरी जिंदगी कुछ काम की नहीं और इन्होंने आत्महत्या करने की सोची थी। इनकी खुद की एक पुस्तक है, उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं, बहुत शानदार पुस्तक है। APJ अब्दुल कलाम सर के बारे में पढ़ना चाहिए आपको, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ो, आप जो है अपने चंद्रशेखर जी के बारे में पढ़ो, आप महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ो, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पढ़ो। ये बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज है, इनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के बारे में तो मुझे लगता है हर युवा को पढ़ना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो नहीं कर रहा हो, क्योंकि बहुत ही अलग पर्सनैलिटीज हैं। इन्होंने बहुत युवाओं को एक अलग ही मार्ग दिखाया है। इसी प्रकार से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, जो एक सामान्य शिक्षक से भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पदों पर सुशोभित हुए थे। तो अब जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के नेतृत्व में हमने SLV को डेवलप किया था, तो SLV का आपको याद क्या रखना है? ये प्रथम पीढ़ी के प्रक्षेपण यान थे। पहला सफल परीक्षण 1980 में हुआ। इसके अंदर 4 चरण है, वो भी ठोस। ठीक है, ये 40 किलोग्राम के नित भारों को निम्न भूकक्षा में स्थापित कर सकता था। इसके बाद में इसी के माध्यम से RS-1 यानी रोहिणी सीरीज का पहला सैटेलाइट SLV-3 के माध्यम से स्थापित किया गया था 1980 में। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर। जब ये अपना SLV अपन ने सीख लिया, SLV बनाना आसान लगा, तब हमें लगा कि यार हम जो है इसकी भार को वहन करने की थोड़ी सी सीमा ज्यादा बढ़ा देवे, है ना, ताकि अब भार को वहन करने की सीमा कब बढ़ेगी? जब इसके पास में प्रणोदक और ज्यादा थोड़ा सा एडवांस आएगा और ये थोड़ी सी और ज्यादा एनर्जी रख पाएगा, तभी ये जो है और ज्यादा भारी चीजों को आगे लेकर के जा सकता है। तो इसके लिए फिर हमने क्या करा? दूसरे प्रक्षेपण यान बनाने शुरू किए, यानी और भी एडवांस हमने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने स्टार्ट किए और हमने बनाया क्या? SLV के बाद में ASLV, और इसकी फुल फॉर्म एग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि संवर्धित प्रक्षेपण यान। ठीक है, उपग्रह
उपग्रह प्रक्षेपण यान कहिए या डायरेक्ट भी कह सकते हैं प्रक्षेपण यान। तो ये संवर्धित है, संवर्धित मतलब एडवांस है, जो पिछला वर्जन था उससे थोड़े से अच्छी क्वालिटी के हैं, थोड़ी अच्छी जो है आपके अलग अलग कुछ फीचर्स है उनके साथ में। जैसे कि सबसे पहले याद रखना है इसके अंदर ये दूसरी पीढ़ी के प्रक्षेपण यान है। इनका जो कालक्रम है या इनका जो टाइम पीरियड है, किस टाइम पर ये बनाए गए या किस टाइम से ये काम में आए, तो 1987 से लेकर 94 के बीच में एएसएलवी काम आए थे या एएसएलवी का निर्माण हुआ। फिर 5 चरण है इसके अंदर, ठीक है। एसएलवी में 4 चरण थे और चारों के चारों ठोस थे। ऐसे ही एएसएलवी के अंदर 5 चरण है और पांचों के पांचों ठोस प्रणोदक का उपयोग किया गया है। और इनकी कैपेसिटी कितनी थी, तो एसएलवी की कैपेसिटी 40 किलोग्राम थी, जबकि एएसएलवी की कैपेसिटी 150 किलोग्राम, कितनी 150 केजी के उपग्रह को निम्न भूकक्षा में स्थापित करने में सक्षम थे, ठीक है। ये रहे एएसएलवी। एएसएलवी के अंदर बेसिकली ये साइड में 2 और रॉकेट्स ऐड कर दिए गए थे और ये जैसे ही उड़ता था उसके बाद पहले ये खुलते थे, उसके बाद में ये मेन सैटेलाइट होता था। एसएलवी में केवल क्या था, ये बीच वाला सीधा सा बस एक ही सैटेलाइट, मतलब एक ही खंबा ये था, सपोज करो ऐसे खंबा याद रखो आप, तो ठीक है, देसी भाषा में याद करना है, सभी साइंस के बच्चे हैं नहीं तो। और साइड में जो ये 2 अच्छे अच्छे रॉकेट छोटे छोटे से लगाए हैं ना, ये पहले खुलते थे, ठीक है। इसके माध्यम से क्या हुआ कि हम ईंधन को इसमें और ज्यादा रख पाए और ये जो है 5 चरणों के अंदर खुलने वाला था, ठीक है। तो और ज्यादा भार को ले जाने में ये सक्षम था। इसी के माध्यम से फिर क्या किया गया, हमने जो है स्ट्रेच्ड, कौन सा, स्ट्रेच्ड रोहिणी सीरीज उपग्रह को प्रक्षेपित किया, यानी रोहिणी सीरीज को तो हमने प्रक्षेपित किया था, ठीक है। रोहिणी सीरीज को तो किससे किया था, तो एसएलवी से, और एएसएलवी से हमने करा स्ट्रेच्ड रोहिणी सीरीज को, जिसे हम स्रोस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्रोस कहते हैं, SROSS, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसकी 4 विकासात्मक उड़ानें हैं। विकासात्मक उड़ानों का मतलब है कि हमने जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट किया वैसे वैसे इनको उड़ान भराई थी। तो पहली उड़ान भरी थी इसने 24 मार्च 1987 को, फिर दूसरी भरी थी 13 जुलाई 1988 को, और 13 जुलाई 2023 को भी कोई एक यान उड़ान भरने वाला है। उस यान के बारे में आप ध्यान रखिएगा, 13 जुलाई को मैं पूरी डिटेल दूंगा। फिर 20 मई 1992 को, कब, 20 मई 1992 को SLV D3 डेवलप हुआ और उसने स्रोत को पहुंचाया था ऊपर। इसके बाद में मतलब अंतरिक्ष के अंदर। उसके बाद 4 मई 1994 को SLV D4 डेवलप हुआ और उसने स्रोत C2 को पहुंचाया था, ठीक है। तो SLV क्या है वो समझा दिया। अब ASLV क्या है देख लीजिए। तो दूसरी पीढ़ी का है ये, 1987 से 94 के बीच में 5 चरण थे, ठोस प्रणोदक का उपयोग हुआ, 150 किलोग्राम वर्ग के उपग्रह को निम्न भूकक्षा में स्थापित करने में यह सक्षम था। इससे क्या हुआ था, स्ट्रेच्ड रोहिणी सीरीज जो है वो इससे हमने प्रक्षेपित करी थी, जिसे अपन कह रहे हैं स्रोस, ठीक है। इसमें 4 विकासात्मक उड़ानें भरी, पहली 87 में, फिर 88 में, फिर 92 में और 94 में। जब हमारे पास में SLV कंप्लीट हुआ, फिर हमने ASLV डेवलप किया। ASLV की भी थोड़ी सी कैपेसिटी ASLV से तो ज्यादा थी, लेकिन अब भी हम ASLV से खुश नहीं थे, क्योंकि हम जो है और चाह रहे थे कि हम ये और ज्यादा इसको आगे भेजें, है ना। और हमारी ये इच्छा थी कि हम और ज्यादा भारी सैटेलाइट्स को वहां तक पहुंचा पाए, और भी कक्षाओं के अंदर हम चाहे उस प्रकार से हम कक्षाओं में इनको स्थापित कर सकें। तो इसके लिए हमने जो है एक और नया और एडवांस वर्जन प्रक्षेपण यान का तैयार किया। और SLV के बाद में हमने क्या तैयार किया, ASLV के बाद PSLV क्या स्टार्ट किया हमने, PSLV, जिसे हम कह रहे हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या स्टार्ट किया था हमने, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, PSLV। और ये PSLV जो है वो तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान कहलाएगा। पहला SLV, दूसरा ASLV, तीसरा PSLV। इसका प्रयोग कब से शुरू हुआ, जब हमने ASLV को बंद कर दिया, यानी 94 से इसके प्रयोग शुरू हो गए। इसके अंदर पुनः देखो, पहले वाले में 4 चरण थे, दूसरे वाले में 5, लेकिन तीसरे वाले में वापस से 4 चरण ही थे, लेकिन सभी ठोस या सभी द्रव नहीं होकर के 2 ठोस थे, यानी ठोस फिर द्रव, फिर ठोस, फिर वापस से द्रव। तो ठोस द्रव अल्टरनेट के रूप में 4 चरणों के माध्यम से
पीएसएलवी जो था उसे छोड़ा जाता था। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बोला कि साइड में रॉकेट जो है ये छोटे छोटे से, ये आपके एएसएलवी में दो लगे होते थे, कितने, दो। लेकिन इनका नाम क्या है सर, छोटे छोटे रॉकेट ऐसे थोड़ी याद रखेंगे, तो इनका नाम होता है स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स। ठीक है, अब देखो भाई, देसी वाले बच्चे को क्या याद रखना है कि छोटे छोटे रॉकेट। ठीक है, अब बाद में उसको, अब ये छोटे छोटे रॉकेट समझ में आ गया कि कहाँ लगे होते, क्या होता है। अब साइंस में इनका नाम याद कर ले, क्या नाम है, स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स, यानी कि ये वो स्ट्रैप्स हैं जो क्या करेगी, इस सैटेलाइट को या इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को पुष्ट करेगी और आगे बढ़ाएगी। तो इसके अंदर टोटल 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगी होती थी, कितनी, 6, और 6 के 6 अंदर क्या होता था, ठोस प्रणोदक होते थे। तो इसके अंदर देखो, दो तो इधर दिख रही है, मैं एक बार इसको मिटाता हूं तो अच्छे से दिखेगा डायग्राम आपको, है ना, अब दिख रहा होगा। तो ये देखो, दो तो है आपके राइट साइड में, दो ही है लेफ्ट साइड में, एक है ये बीच में जो कि अपनी तरफ है, ठीक है, अपनी स्क्रीन की तरफ, और एक है स्क्रीन के पीछे की तरफ। जैसे अपने भारत का जो चिन्ह है उसमें देखो आपको 3 शेर तो जो है आपको सामने दिखाई देते हैं, लेकिन एक पीछे वाला जो होता है वो उस साइड उसका मुंह है। वैसे ही यहाँ पर 5 ये दिख रही है स्टेप ऑन बूस्टर्स, एक इसके पीछे की तरफ है। ठीक है, तो 6 इसके अंदर स्टेप ऑन बूस्टर्स लगी होती थी, और इनमें अंदर ठोस प्रणोदक का उपयोग किया जाता था। ठीक, चलो, इसके बाद में बात आ जाती है इसके अंदर कि इसमें जो है आपके S139 जो कि है ठोस चरण, और विकास जो कि है द्रव चरण। ठीक है, तो ठोस चरण के लिए कौन सा इंजन अपन ने उपयोग में लिया, इंजन, तो वो है S139 इंजन। कौन सा इंजन है, S139 इंजन ठोस चरण के लिए। तो और द्रव चरण के लिए जो इंजन अपन ने उपयोग में लिया वो है विकास इंजन। कौन सा इंजन है, विकास इंजन। ठीक है, इसने जो पहली उड़ान भरी थी, पीएसएलवी ने जो पहली उड़ान भरी थी वो भरी थी 20 सितंबर 1993 को। कब, 20 सितंबर 1993 को इसने पहली उड़ान भरी थी। पीएसएलवी को वर्क हॉर्स ऑफ इसरो, क्या, वर्क हॉर्स ऑफ इसरो की पदवी भी प्राप्त है। तो ये जो पीएसएलवी है इसको हमने क्या दे रखा है, इसको हमने एक पदवी दे रखी है, और वो पदवी क्या दे रखी है, तो वर्क हॉर्स ऑफ इसरो, क्योंकि अभी तक भी पीएसएलवी का यूज किया जाता है, और बहुत ही शानदार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो कि हमारे बहुत काम आया है 1993 से लेकर के आज 2023 के अंदर। हालांकि अब इसका उपयोग धीरे धीरे हम कम कर रहे हैं और जीएसएलवी उपयोग में ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी जब हमें ऐसा लगता है कि हमारा सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है या हमारे कुछ गलती होने के बिल्कुल चांस नहीं रहे, तो आज भी हम जीएसएलवी का यूज न करके पीएसएलवी का यूज कर लेते हैं। इतना ज्यादा विश्वसनीय और इतना ज्यादा सफलता दिलाने वाला है। और हकीकत यह है कि यही वो प्रक्षेपण यानी लॉन्च व्हीकल है जिसके बाद में भारत ने अपने द्वारा छोड़े जो भी उपग्रह हैं वो सफलतापूर्वक पहुंचे हैं लगभग सभी। और जैसे मंगलयान को देख लो, पहली ही बार में सफलता प्राप्त करना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन ये पॉसिबल हो पाया हमारे भारत के महान वैज्ञानिकों का कठिन परिश्रम, अथक परिश्रम उनका, और साथ ही साथ उनके ऊपर सरकार ने भरोसा दिखाया, और जो है इन्होंने अपने जो भी इक्विपमेंट्स उपयोग में लाए उन सभी इक्विपमेंट्स ने भी उस टाइम पे साथ दिया इनका। तो पीएसएलवी आज भी बहुत ज्यादा उपयोगी है, इसीलिए इसको पदवी दी गई है कि वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। ठीक है, चलो, फिर अब जो है देखो, पीएसएलवी बना दिया, तो अब पीएसएलवी का एडवांस वर्जन तो बेसिकली है जीएसएलवी, लेकिन हमने क्या करा, पीएसएलवी के अंदर ही कुछ अलग अलग इसके प्रकार है। जैसे एक है कोर अलोन, एक है ग्राउंड या स्टैंडर्ड, एक है एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, तीनों प्रकार है, ये मतलब वेराइटीज है, आप ये समझ सकते हैं। प्रकार का मतलब कोई पीएसएलवी को बांटना नहीं है, पीएसएलवी के अलग अलग मॉडल, जैसे होता है ना अलग अलग बाइकों के, कोई 125, कोई 250, कोई इतने सीसी, कोई इतने सीसी। जैसे आपकी बुलेट्स आती है 150 सीसी की, फिर 250 सीसी की, फिर 350 सीसी की, है ना, और उसके अलग अलग मॉडल के नाम पर अलग अलग आती है, थंडर्स आती है, बुलेट आती है,
आपका एवेंजर आता है, ऐसे अलग अलग है ना। तो वैसे ही पीएसएलवी के भी अलग अलग मॉडल हैं। एक मॉडल है कोर अलोन, दूसरा मॉडल है ग्राउंड या स्टैंडर्ड, और तीसरा मॉडल है एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक। कोर अलोन के अंदर भी 4 चरण है, ग्राउंड या स्टैंडर्ड के अंदर भी 4 चरण है, एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर भी 4 ही चरण है। ठीक। ये जो है 1100 किलोग्राम, कितना, कोर अलोन जो है वो 1100 किलोग्राम तक के उपग्रह निम्न भू कक्षा में ले जा सकता है। जहां हम 40 किलोग्राम, 150 किलोग्राम के उपग्रह ले जा रहे थे, वहीं आज पीएसएलवी 1100 किलोग्राम के उपग्रह को ले जाने में सक्षम है। ठीक है। और ग्राउंड या स्टैंडर्ड के अंदर क्या होता था, तो देखो इसके अंदर कोई जो है आपके कोई किसी प्रकार का स्टेप ऑन बूस्टर्स नहीं लगे होते थे पीएसएलवी में, और कोई जो है ठोस प्रणोदक नहीं था। लेकिन इसमें 6 स्टेप ऑन बूस्टर्स थे और 9 टन ठोस प्रणोदक का उपयोग किया जाता था। और एक्स्ट्रा लार्ज में भी 6 स्टेप ऑन बूस्टर्स है, लेकिन 12 टन ठोस प्रणोदक है। तो हो सकता है, देखो पीएसएलवी और जीएसएलवी में अंतर पूछा, अब पीएसएलवी के प्रकार पूछ ले वे, तो वहां आपको ये पता होना चाहिए, या हमसे ये पूछ ले कि पीएसएलवी के जो वर्जन है वो कौन कौन से बताइए, तो ये सब इसके वर्जन कहलाएंगे, कोर अलोन, ग्राउंड, स्टैंडर्ड, एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, उनकी विशेषताएं पता होनी चाहिए। और जहां का कोर अलोन केवल 1100, वहीं पर ग्राउंड या स्टैंडर्ड 1680 किलोग्राम तक के उपग्रह ले जा सकता है, और एक्स्ट्रा लार्ज जो है 1800 किलोग्राम, कितना, 1800 केजी तक के उपग्रह को निम्न भूकक्षा में स्थापित करने की क्षमता रखता है। ठीक है। तो पीएसएलवी में क्या याद रखोगे, तीसरी पीढ़ी के हैं, 1994 से शुरू है, 4 चरण है, ठोस द्रव ठोस द्रव। स्टेप ऑन बूस्टर्स कितनी लगी हुई है, 6, जिनमें ठोस प्रणोदक है। ठोस प्रणोदक के लिए S139 इंजन उपयोग में लिया था, और जो द्रव चरण था उसके लिए विकास इंजन उपयोग में लिया था। प्रथम उड़ान इसने कब भरी, तो 20 सितंबर 1993 को। पीएसएलवी को वर्क हॉर्स ऑफ इसरो की पदवी दी गई। इसके 3 प्रकार हैं, कोर अलोन, ग्राउंड या स्टैंडर्ड, एक्स्ट्रा लार्ज। तीनों के अंदर 4 चरण ही है, लेकिन कोर अलोन में कोई स्टेप ऑन बूस्टर्स नहीं है, एक्स्ट्रा लार्ज में 6 है, और ग्राउंड में भी 6 है। इसमें 9 टन है, उसमें 12 टन है, इसमें 1680 कैपेसिटी है, इसमें 1800 है, लेकिन कोर अलोन में 1100 है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो एसएलवी, एएसएलवी और पीएसएलवी के बारे में जो चीजें मैंने आपको समझाई है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। तो ये आप सभी लोगों ने समझ लिया है। अब मैं आपको एक दो लाइनें समझाना चाहूंगा कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो मेरे दोस्तों, क्योंकि चलना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लगातार मेहनत नहीं करते रहेंगे, किसी भी प्रकार से आप एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है तो मेहनत करनी होगी, और कंटिन्यूअसली मेहनत करनी होगी। एक दिन 2 दिन से कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार से हमारे वैज्ञानिकों ने एसएलवी, एएसएलवी, पीएसएलवी, पीएसएलवी के 3 प्रकार, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जो है हार नहीं मानी, और आगे और भी एडवांस प्रक्षेपण यान बनाने की कोशिश करी। तो आपको भी ऐसे ही लगातार हमारे वैज्ञानिकों से, हमारे भारत के महान जो भी आपको लगते हो, जो भी आपको लगते हो कि ये नेता अच्छे हैं, ये एक्टर अच्छा है, ये वो अच्छा है, ये टीचर अच्छे हैं, ये आपके सेलिब्रिटी अच्छी है, तो आप उनसे सीखें और उनसे समझने का प्रयास करें कि उन्होंने किस प्रकार से जीवन में सफलता प्राप्त करी है, कैसे हमारे भारत के महान जो बिजनेसमैन्स हैं उन्होंने कैसे सफलता प्राप्त करी है, कैसे बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ फाउंडर्स प्राप्त करते हैं सफलता। वैसे ही आपको भी आरएएस एग्जाम, आईएएस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, किस प्रकार से मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, सफलता मिलती जाएगी, एक से एक बार आप जो है एडवांस होते जाएंगे। जैसे देखो एसएलवी से एएसएलवी आया, क्या हुआ, 40 से 150 ही हुआ। अब ऐसा सोच लेते यार 110 में क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा, मेहनत करी। फिर 110 से देखो हाई जंप मिला, सीधा 1100 किलोग्राम, 1100 से हाई जंप मिला, कितना, सीधा 1680, फिर 1680 से वापस 1800 ही मिला। अब वो ये भी तो सोच सकते थे हमने 3200 क्यों नहीं कर पाए, है ना। तो लेकिन ऐसा धीरे धीरे होता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप भी एग्यूमेंटेड बनोगे, यानी संवर्धित बनोगे, एडवांस बनोगे। मेहनत करिए, ठीक है। चलिए, तो अब जीएसएलवी यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, और स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में और भी जो जानकारी है वो अगली क्लास के अंदर आपको देने का प्रयास करूंगा। और आप सभी लोग इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। लव यू, ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।